तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है 4 है। ऑप्टिक्स जो क्लास 12 का आपका चल रहा है, इसमें हम 3 लेक्चर बता चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज जो हमारा लेक्चर है उसकी ओर। प्लेन मिरर, थोड़ा सा इसके पिछले लेक्चर में आपको प्लेन मिरर के बारे में बताए हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है, जो यानी समतल दर्पण। इसे बताया गया था कि अगर प्रकाश की किरण, देखिए अगर इसमें अगर देखा जाए समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण हम उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बिल्कुल समतल हो। क्योंकि जितने भी दर्पण होते हैं उसको उनके परावर्तक सतह के आधार पर ही बांटा जाता है। तो समतल दर्पण में होता क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या हो, समतल हो। समझे कि नहीं? तो उस तरह के दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब हमें देखना है आज की क्लास में इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, उसकी प्रकृति को देखना है, कैसा वो प्रतिबिंब होता है जो। समझ रहे कि नहीं? वही देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि इमेजेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समझिएगा ध्यान से। अगर कोई एक समतल दर्पण है तो इसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जो देखिएगा। जैसे जो हमारे घर में मिरर होता है, एक प्रकार का समतल दर्पण है, आप उसमें देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है वही बस यहाँ पर समझाया जाएगा। देखिए ध्यान से, एक आपका जो एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई को एक प्लेन मिरर है, समझिएगा ध्यान से, जिसका परावर्तक सतह ऊपर है। ए वस्तु रखा हुआ है, ए भी एक वस्तु रखा हुआ है। मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है 5 फीट। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी यानी जो वस्तु रखा हुआ उसका जो ऊंचाई है 5 फीट है। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से प्रकाश की किरण पढ़ने के बाद यहाँ देखिए दर्पण में टकराता है। अब टकराने के बाद बिल्कुल अपने माध्यम में लौट जाएगा, अपने माध्यम में लौट गया। लौटने के बाद देखिए इधर गया और ये इधर गया, दोनों उधर कभी नहीं काट सकते हैं। तब इसको अगर पीछे को मिलाया जाए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बी डैश पर मिल जाता है, और इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई बिल्कुल आप देखिए सेम ही रहेगा, 5 फीट। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि कल्पना करके हम इधर बनाए इसका प्रतिबिंब, वास्तव में इधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है क्योंकि प्रकाश किरण तो उधर नहीं चला गया, इधर आया ही नहीं। लेकिन कल्पना करते हुए हम पीछे तीरे हैं, तब यहाँ जाकर के मिल गया है, जिससे हमें लग रहा है कि अगर पीछे तीर आ जाए तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना होगा। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब अंदर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। समझ रहे कि नहीं? और जैसे सब दर्पण की ओर जाएंगे ना, आपका जो प्रतिबिंब उसमें बनने वाला वो भी आपका दर्पण की ओर आएगा, यानी आपकी ओर आता जाएगा। आप उससे दूर जाइए तो उसमें जो बना प्रतिबिंब है वो भी पीछे चला जाएगा, वो भी दूर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ऐसा ही होता है। अब देखिए इसके प्रकृति को देखते हैं। ये जो प्रतिबिंब बना है ए बी डैश, एक किस प्रकार का प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब है जो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात तो वर्चुअल इमेज है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी आभासी प्रतिबिंब है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि देखिए हम कल्पना करके बनाए हैं, वास्तव में प्रकाश की किरण उधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, लेकिन कल्पना किए, पीछे तीरे, तब जाके यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है। तो पहला प्रकृति है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। और देखिए इसका प्रकृति, ये सीधा होगा। सीधा का मतलब जैसे हम अपने दर्पण में, जो आपका घर में दर्पण होता है उसमें जो देखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो सीधा ही होता है। लेकिन एक चीज उसमें उल्टा होता है। क्या? जैसे आपका जो लेफ्ट है वो राइट में दिखाई देगा और राइट जो है लेफ्ट में दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं, देखिए सीधा तो बनेगा बट लेटरली अपोजिट। लेटरली अपोजिट का मतलब होता है ठीक विपरीत, यानी सीधा बनेगा लेकिन इसके विपरीत। कहने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, जो राइट है उसका बनेगा लेफ्ट में और जो लेफ्ट है उसका बनेगा राइट में, इस तरह से। यानी हमारा जो दाहिना आँख है वो मिरर में देखेंगे तो इधर दिखाई देगा, और जो हमारी ये आँख है मिरर में देखेंगे तो इधर दिखाई देगा। ये जो हाथ है दर्पण में देखिए आपको इस तरह प्रतीत होगा, और ये जो हाथ है आप दर्पण में देखेंगे तो इस तरह प्रतीत होता है, लेकिन सीधा ही रहेगा।
आप जैसे खड़ा है वैसे ही दिखाई देता है, लिटरली अपोजिट उसके विपरीत होता है। बस समझ रहे कि नहीं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पहला बात कि काल्पनिक होता है, दूसरा कैसा होगा, सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। ऐसे भी आप पढ़े होंगे 10th में कि जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनते हैं यानी आभासी बनते हैं वो हमेशा सीधा ही होता है। समझ रहे कि नहीं। अब आगे आइए, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द प्लेन मिरर, इसका मतलब क्या है, समान दूरी पर बिहाइंड द प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे होता है। कहा जा रहा है कि समान दूरी पर ही बनेंगे। कहने का मतलब है कि एक प्लेन मिरर है, मान लेते हैं इससे आप 10 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण के पीछे आपका 10 मीटर की दूरी पर ही ये प्रतिबिंब बनेगा। समान दूरी पर बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। आप खुद देख सकते हैं मिरर में हमेशा वो पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे लगेगा कि उसके अंदर में हम हैं, ऐसा प्रतीत होता है। समान दूरी पर बिल्कुल बनेगा। आप दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे, दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बिल्कुल उतना ही दूरी पर बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि समान दूरी पर समतल दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। अगला है सेम साइज यानी समान आकार का। देखिए यहाँ यही बता रहे थे, मान लेते हैं कि ये जो ए बी है, इस वस्तु का ऊंचाई 5 फीट है यानी इसका आकार, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के देखिए पीछे बन रहा है कि नहीं, इसका तो प्रवर्तक सतह ऊपर है, देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। अब बिल्कुल समान दूरी पर, यहाँ से जितना दूरी है उतना दूरी यही रहेगा, साथ ही साथ जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई इसका है बिल्कुल। यानी कह सकते हैं हम कि समान आकार का होता है। यानी अगर समतल दर्पण के आगे 10 फीट का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका प्रतिबिंब जितना भी दूरी पर बने समान दूरी पर ही बनेगा, लेकिन उसका ऊंचाई भी कितना होगा, 10 फीट ही होगा। समझ रहे कि नहीं। अब एक बात आता है आवर्धन। 10th में आप ये चारों चीज बताया गया होगा, आपको चारों इसका प्रकृति बताया गया होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए आवर्धन इसका एक होता है। अब आवर्धन क्या होता है आप जानते होंगे, 10th में बताया गया होगा कि आवर्धन हम किसे कहते हैं। देखिए 2 परिभाषा आवर्धन का। पहला तो है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हमेशा हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए, m बराबर h2/h1, जहां h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। समझ रहे कि नहीं। एक और पढ़ेंगे आप सब, m बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, यानी v बटा u आप सब पढ़े होंगे, जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। अब देखिए 1 क्यों है इसका, जो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे तब प्लेन मिरर में ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 फीट ही है। देखिए 5 फीट ही है, और वस्तु भी कितना ऊंचाई है, वस्तु का भी आकार कितना है, 5 फीट ही है। तब 5/5 करेंगे, भागा देने पर कितना आएगा आपका, 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल 1 आएगा। अब देखिए वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार भी देखिए एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द प्लेन मिरर, यानी समान दूरी पर बनता है, यानी बिल्कुल समान दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने मान लेते 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, यानी जितना दूरी प्रतिबिंब का हुआ उतना ही दूरी वस्तु का। यानी मान लेते हैं कि प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बना, यानी उसका वस्तु भी कहाँ होगा, 10 मीटर ही होगा। तब इसको काटा जाए तो कितना आएगा आपका, 1 आया कि नहीं। यानी देखिए ध्यान से, m कितना आ गया, 1, यानी आवर्धन 1। दोनों कंडीशन में आप प्रतिबिंब के जैसा सोचिए या तो वस्तु के अनुसार देखिए, दोनों कंडीशन में इसका जो आवर्धन आएगा 1। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब की जो आवर्धन होती है हमेशा 1 होता है, ये याद रखना आपको। कैसे 1 आता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़े भी होंगे 10th में आवर्धन, बस यहाँ पर इसका एक प्रकृति आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर में कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन। देखिए विचलन होता क्या है, विचलन मतलब समझिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश है, वो बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं सोजा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, समझिएगा ऐसे सोजा जा रहा है प्रकाश की किरण। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई माध्यम आ गया, यहाँ माध्यम आ गया। अब मान लेते अगर ये माध्यम नहीं रहता तब प्रकाश की किरण बिल्कुल सोजा जाता, लेकिन माध्यम होने के कारण अब मान लेते हैं कि माध्यम अपारदर्शक है तो क्या होगा ना, इस एंगल से जाएगा और जाने के बाद बिल्कुल इस एंगल से टकरा करके वापस आ जाएगा। लेकिन माध्यम नहीं होता तो प्रकाश किरण आगे जाता। यही
ये जो इसका मेन पथ है, वास्तविक पथ जो इसका है, यानी प्रकाश के चलने का जो वास्तविक पथ है, वो किसी कारण बस किसी माध्यम के आने के कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और वो जो विचलन हुआ है, वो जो डेविएशन इसमें आया है, वही इसका विचलन कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक फिगर में समझाया जा रहा है, ये देखिए ध्यान से, एक समतल दर्पण है, हम सब प्लेन मिरर से समझेंगे क्योंकि प्लेन मिरर ही हम सब पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक समतल दर्पण है, ए हुआ प्रकाश की किरण आते हुए, ए इसका हो गया मूल बिंदु, ए हुआ मान लेते हैं कि आपतित किरण है, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद देखिए क्योंकि प्लेन मिरर है, यहाँ पर परावर्तन की घटना होगा, बिल्कुल अपने ही माध्यम में लौट जाएगी प्रकाश की किरण। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर ये जो दर्पण है नहीं होता, तब ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सोझा जाता है, इधर सामने आता कि नहीं। अब देखिए, लेकिन अपने पथ से विचलित हो गया है। देखिए ध्यान से, ये चला गया किधर, इधर चला गया है, इसका पथ था ये, लेकिन विचलित होकर के इतना इधर हो गया है। तो हमें ये चीज निकालना है कि कितना विचलन हुआ है, यानी अपने पथ से ये प्रकाश की किरण कितना विचलन हो गया है, यानी उसका विचलन कोण कितना होगा, जो हमें समझना है। देखिए फिगर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपका आई है वो हो गया आपतन कोण, ये जो आर है हो गया अपवर्तन परावर्तन कोण, और ये जो डेल है इसको हम सब बोलते हैं डेल। मेरे प्यार तो ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका इस तरह से ना, इसको बोला जाता है डेल, ठीक है। तो ये जो डेल है, ये है आपका, यानी यहाँ पर उत्पन्न विचलन, समतल दर्पण द्वारा यहाँ पर क्या है, उत्पन्न विचलन है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर, यानी चित्र से, फिगर से देखिए ध्यान से, तो कोण आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण हो गया, और जो कोण आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। यहाँ देखिए डेल है, डेल जो एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं हम सब, यानी विचलन कोण। इसको हम सब माने हमेशा पढ़ेंगे डेल, ठीक है, डेल पढ़ेंगे। डेल ऐसे बनता है, इस तरह से ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं डेल, याद रखेंगे। और डेल हमेशा विचलन कोण को दर्शाता है, हमें इसी का मान निकालना है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए अब अगर चित्र को देखा जाए ध्यान से, तो डेल का मान निकालना हमें, तो डेल बराबर देखिए क्या हो गया, इस रेखा को आप ध्यान से देखिए, इस रेखा को अगर सोजा कर दिया जाए तब बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु वो है। अब आपको पता है किसी एक समतल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कोई भी एक समतल रेखा है तो उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, वो 9th 8th से या पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का, समझिएगा ध्यान से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दो और कोण बन रहा है, कोण आई भी और कोण आर भी, हमें बस इतना चाहिए, इतना का मान चाहिए। अगर देखा जाए ध्यान से, इस पूरा, ये जो पूरा है, अगर इसको देखिए और थोड़ा सा बनाया जाए तो ऐसे करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना होगा, क्योंकि एक समतल रेखा का जैसा काम कर रहा है इस तरह से, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री। समझेगा ध्यान से, हमें निकालना कितना है, बस इतना निकालना है। तो अगर ये पूरा में इतना घटा दिया जाए, समझिएगा बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा बस समझिए तो हो गया आपका काम। अगर पूरा में बस इतना घटा दे, अगर हम इतना को घटा दे तो अपने आप बताइए इतना बचेगा कि नहीं, सोचिए थोड़ा। ये पूरा में हम बस इतना अगर घटा देंगे तो अपने आप इतना बच जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक ये तो पूरा 180 डिग्री हुआ, लेकिन इतना का मान देखिए ध्यान से, कोण आई और कोण आर दोनों मिल करके इतना होगा, यानी इसका जो पूरा मान होगा कोण आई प्लस कोण आर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर इस पूरा में, क्योंकि अब इतना ये जो कोण बना रहा है कितना डिग्री, कोण आई प्लस कोण आर, लेकिन पूरा कितना है 180 डिग्री, हमें इतना निकालना है। तब पूरा में बस अब इसको घटा दीजिए, दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, अपने आप इस डेल का मान निकल जाएगा। वही हम यहाँ पर देखिए किए, 180 में से इतना को घटा दिए, पूरा में इतना को घटा दिए, यानी कोण आई प्लस कोण आर को हम घटा दिए। अब देखिए आगे चलिए, चूंकि हमने कल के लेक्चर में पढ़ रखा है कि परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है, हम सब ने पढ़ रखा है कल। अब देखिए वही लिखे, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम से ये होता है। अब देखिए हम क्या करें ना, आर के जगह पर भी आई रख रहे हैं, क्योंकि रख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, या 180 माइनस कोण आई या प्लस में कोण फिर से आई, दोनों मिलकर क्या हो गया 2i हो गया, यानी डेल निकल चुका आपका 180 माइनस 2i। या तो आप अगर मान लेते यहाँ पर i के जगह ही आर रखते
तो आपका 2r यहाँ पर आता। तो ए फॉर्मूला जो है बिल्कुल आपको याद रखना है, ए है प्लेन मिरर के द्वारा उत्पन्न विचलन 180 डिग्री माइनस 2r। इसका मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल में अगर पूछे इस तरह से, आपका आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान दे देगा हर बार आपको, कभी भी अगर क्वेश्चन में देगा तो आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान आपको दिया रहेगा। उसके बाद पूछेगा कि बताइए समतल दर्पण में उत्पन्न विचलन कोण का मान। मान लेते हैं कि आपका जो आपतन कोण है, कोण आई बराबर दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, कोण आई बराबर कितना दे दिया 30 डिग्री। तो सिर्फ आपको निकालने के लिए कहेगा कि आप समतल दर्पण में आप निकालिए क्या डेल का मान, डेल का मान यानी विचलन कोण कितना होगा जो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल बराबर, चूंकि आई दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2i। अब निकाल लीजिए 180 डिग्री माइनस 2 गुना आई कितना है 30 डिग्री। अब घटाइए तो 180 डिग्री माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी इसका अगर मान लेते हैं आपतन कोण है 30 डिग्री तो इसका विचलन कोण कितना होगा 60 डिग्री। यानी ए अगर 30 डिग्री, ए भी 30 डिग्री, तो इसका विचलन कोण कितना होगा 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। कभी भी अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, डेल बराबर 180 माइनस 2 इंटू आपतन कोण, या तो डेल बराबर 180 माइनस 2 इंटू परावर्तन कोण। आशा करते इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते अगला लेक्चर में, ठीक है, ध्यान देंगे आप। देखिए आगे की टॉपिक ध्यान से दिखेगा। आगे जो हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ टू इंक्लाइन प्लेन मिरर। ये होता क्या है, कह रहा है कि दो आनत समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। आनत मतलब क्या होता है, आनत मतलब झुका हुआ तल। दो गो समतल दर्पण है, वो एक दूसरे से झुकाव उत्पन्न किए हुए इस प्रकार से। मान लेते एक समतल दर्पण, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे करके है झुकाव उत्पन्न किए हुए, और दोनों का सरफेस अंदर की ओर है, यानी दोनों का परावर्तक सतह अंदर की ओर है, और बीच में ठिट्टा कोण बनाए हुए। देखिए ध्यान से, नीचे एक फिगर है इस तरह से। देखिए एक ओए हो गया आपका समतल दर्पण, एक आपका ओबी समतल दर्पण है। इसके भी देखिए दोनों का क्या बता रहे थे अभी कि दोनों का जो परावर्तक सतह है बिल्कुल अंदर की ओर है। देखिए ना, बाहर से रंगा हुआ, अंदर में दोनों का परावर्तक सतह है। अब देखिए बीच का कोण कितना ठिट्टा, यानी दो गो समतल दर्पण एक दूसरे से ठिट्टा कोण बनाए हुए आनत तल के जैसा झुका हुआ है। बस ये समझिए। इसमें करना क्या है, हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होता है। आपका हर बार क्या करेगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ठिट्टा का मान दिया रहेगा, कुछ भी थीटा का मान दे देगा। अब पूछेगा आपसे कि बताइए अगर थीटा का मान यहाँ पर जितना भी दो, तो बताइए इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। वो डिपेंड करता है एक छोटा सा फॉर्मूला पर, वो हमें आगे देखना है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा जा रहा, मान लेते, देखिए माना कि दोनों समतल दर्पणों के बीच बना कोण क्या है थीटा। मान लेते हैं कि दोनों जो समतल दर्पण है इसके बीच में बना कोण क्या है थीटा है। अब पहला कंडीशन देखिए, कह रहा है कि यदि 360 बाई थीटा का मान सम संख्या हो तब बना हुआ प्रतिबिंबों की संख्या यानी n, प्रतिबिंबों की संख्या को हम n से दर्शाएंगे। n हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1। अच्छा ये क्या चीज है लिखा हुआ, इसको हम अपने भाषा में समझते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ भी थीटा का मान दिया हो, सबसे पहले आप चेक कीजिए। कहने का मतलब मान लेते हैं कि थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। मान लेते हैं कि दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है 360 बाई थीटा करके चेक करना है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री, अब बटा में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब हल कीजिए तो 0 0 खत्म, 6 6 36, कितना आ गया आपका 6। समझ रहे कि नहीं। अब जब चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद जो भी मान आए उसको ध्यान देना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। बस ये दो चीज देखना है। जो भी थीटा का मान दिया रहे, सुनिएगा ध्यान से, जो भी थीटा का मान दिया रहे उसमें आपको सबसे पहले चेक करना है 360 बाई थीटा, यानी 360 बटा जो थीटा का मान रहेगा उसको दे करके आप चेक करेंगे। जो भी वैल्यू आए उसको बस देखना है कि वो सम संख्या की विषम संख्या, और सम संख्या विषम संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे। देखिए
जो भी आए, मान लेते हैं यहाँ पर सम संख्या है, देखिए वही कह रहा है कि यदि यहाँ पर 360/θ का मान सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ - 1, यानी जो वैल्यू निकाले हैं अगर सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटा दीजिए, अपने आप बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपका निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है, छोटा चीज है। फिर से देखिए एक बार, अगर कुछ भी थीटा का मान दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 360/θ करके चेक कर लेना है। जो भी वैल्यू आए उसको आप देखना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर वो सम संख्या हो, जो भी 360/θ का मान सम संख्या हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो मान आया है उसमें से आप एक घटा दीजिए, वही हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। इसका मतलब अगर थीटा का मान 60 डिग्री रहेगा तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5। अगर इन दोनों के बीच का कोण पता है, अगर 60 डिग्री होगा ना तो पक्का है कि उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। यही तो चीज है। लेकिन एक और बात आता है कि अगर विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हर बार सम संख्या तो आएगा नहीं। अगर विषम संख्या हो, देखिए लिखा हुआ है यदि 360/θ का मान विषम संख्या हो तब बना हुआ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है, तब देखिए जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो उतना ही रह जाएगा, यानी n बराबर आपका 360/θ ही रह जाएगा। यानी जिससे आप चेक करते हैं वही मान रह जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कुछ भी थीटा का मान दिया रहे, समझिएगा ध्यान से, कोई भी थीटा का मान दिया रहे तो हमें क्या करना होता है, चेक करेंगे पहले 360/θ धर करके चेक करेंगे। चेक करने के बाद मान लेते हैं विषम संख्या आ गया, तब विषम संख्या आने के बाद जैसे एक लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते थीटा बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना दे ले 40 डिग्री, तो क्या करेंगे, यानी इसके बीच का कोण कितना है 40 डिग्री। अब चेक करते हैं 360/θ दे करके चेक करते हैं, तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मान लेते थीटा बराबर कितना दे रहे 40 डिग्री, तो चेक करिए एन हमें निकालना है, तो चेक करेंगे पहले 360 डिग्री अब बटा में थीटा, तो थीटा का मान दीजिए 360 डिग्री अब बटा 40 डिग्री, तो 0 0 क्या है, कितना आ गया आपका 9, यानी कितना आया 9। यानी हमने जब चेक किया 40 डिग्री ले करके थीटा का मान, उसके बाद जब हमने चेक किया तो क्या है 9, और 9 क्या है, विषम संख्या, 2 से कटता नहीं ना है, एक विषम संख्या। तो देखिए नियम पर आया है कि यदि 360/θ का मान विषम संख्या हो तब बना हुआ प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, n बराबर 360/θ, यानी यही मान रह जाएगा आपका, क्या रह जाएगा, यही मान। यानी इन दोनों समतल दर्पण के बीच में बना कोण 40 डिग्री हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा दोनों के द्वारा, 9 प्रतिबिंब बनेगा। यही बस चीज है। सम संख्या है तो एक उससे घटा दीजिए, वही हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। अगर आपका विषम संख्या है तो उतना ही रहने दीजिए, वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। लेकिन एक और बात आता है कि हर बार तो कटता नहीं है, जरूरी है कि डिग्री तो बहुत सारा ना है, 10 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। तो जब ना कटे, पूरा पूरा नहीं कटे, तब क्या करते हैं, इसका मतलब है कि भिन्न में आ जाए। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि यदि 360/θ का मान भिन्न हो, यानी कुछ भी थीटा का मान दिया हो, जब हमने चेक किया 360/θ तो मान लेते कटा नहीं पूरा पूरा, यानी भिन्न में ही रह गया, P/Q के रूप में रह गया, तब क्या करेंगे, तब पता सबसे पहले क्या करना, उसको पूरा भागा दे दीजिए। भागा देने के बाद दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, और दशमलव में जो भी आए तो उसका हम निकटतम मान ले लेंगे। यानी दशमलव में लाने के बाद उसका जो भी निकटतम मान होगा वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाता है। समझ रहे कि नहीं, देखिएगा ध्यान से, हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम तीनों के बारे में समझेंगे। मान लेते कुछ क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर आपका दे ले, मान लेते 50 डिग्री, कितना दे ले 50 डिग्री। अब आपको कह रहा है कि आप निकालिए कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, यानी n बराबर आपका क्या है, वाट। n का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले आपको बताएगा क्या करना है, आपको हर बार चेक करना 360/θ। तो देखते हैं चूंकि 360/θ करके, तो मान रखिए 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा कितना है 50 डिग्री, हल कीजिए कितना है 36/5, जो कि कटता है। देखिए ध्यान से, नहीं कट रहा है, यानी इस कंडीशन में आ गया, भिन्न में आ गया है। तो भिन्न में आने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले पूरा भागा देंगे, दशमलव में ले आएंगे। तो दशमलव में देखिए 5/36 कीजिए तो कितना होगा, 7×5 = 35, 1.0, 2 बार में लग गया आपका, खत्म हो गया। यानी कितना आ गया, इसको जब मैंने हल किया तो 7.2 आ गया।
अब जब दशमलव में आ जाएगा तो आने के बाद ही सोचना है, आने के बाद ये जो चीज़ आए इसका निकटतम मान लिखिए, क्योंकि अरे प्रतिबिंब है, आधा उधा हमें नहीं लेना होता है। इसका मतलब पता है कि आधा आधा कोना कोना कहीं बन रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर टकराता है, वस्तु को रखेंगे इधर तो टकराते रहेगा, तो उसी में कहीं आधा बन गया होगा तो उसको नहीं लिया जाता है। तो इसके निकटतम मान, जो भी निकटतम मान हो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब हमें निकटतम मान कैसे लेना है जो भी सीखना आपको। पॉइंट के बाद अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद देखिए क्या है, अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो, 5 से क्या हो ज़्यादा, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो तो एक बढ़ा करके लेना है। पॉइंट के पहले वाला को एक बढ़ा दीजिए, उतना ही हो जाएगा। लेकिन यदि 5 से कम हो तो क्या करना है, पॉइंट से पहले जो लिखा रहेगा वही आपका हो जाएगा। तो इसका निकटतम मान कौन हो जाएगा, 7। तो यानी अगर आप दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 50 डिग्री लेते हैं तो उन दोनों समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 7, यानी 7 प्रतिबिंब बनेगा वहाँ। ये तो भिन्न का बात हुआ। उधर एक आगो लेते हैं, जैसे मान लेते कि यदि थीटा बराबर कर दे आपका 90 डिग्री, कितना कर दिया, 90 डिग्री से बाद दे दिया। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इन दोनों एक दूसरे के लंबवत आ गया। 90 डिग्री का मतलब यही होगा कि दोनों एक दूसरे कितना डिग्री बना रहे, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के लंबवत बिल्कुल है। देखते हैं चेक करके। तो पहले आप चेक कीजिए 360 डिग्री बटा थीटा, देख लेते हैं 360 बटा थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। हल कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी कितना आया, 4। जब हमने चेक किया तो क्या आया, 4। अब देखिए 4, देखिए आप ध्यान से, सम संख्या की विषम संख्या, तो 4 एक आपका सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या तो यानी इसमें आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर सम संख्या हो तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तब देखिए प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा थीटा -1 हो जाता है। और 360 बाई थीटा का मान हमने निकाल के लाया 4, एक घटा दीजिए, क्या आएगा, 3। यानी जब समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, एक क्वेश्चन बन गया आपका कि जब समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए हुए हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगा। तो उन दोनों के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3। एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर झुका हुआ हो तो उन दोनों के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे कि नहीं, ये हुआ देखिए सम संख्या। एक विषम संख्या वाला ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ भी ऐसा कि जैसे कि विषम आए, जैसे देखिए यदि थीटा बराबर हम लेते हैं, आप ले लीजिए कितना 36 40 डिग्री, कितना लीजिए आप, 40 डिग्री ले लीजिए। मान लेते थीटा का मान हम 40 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 40 डिग्री। तो पहले चेक कीजिए आप, तो 360 बाई थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360 बटा 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा कट करके, 9 चौका 36, यानी कितना आ गया, 9। अब 9 ध्यान दीजिए कौन संख्या है, एक प्रकार का विषम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या का मतलब ये वाला रूल पर चला गया है। क्या कह रहा है कि 360 बाई थीटा का मान यदि क्या हो, विषम संख्या हो, तो बना हुआ प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, n बराबर 360 बाई थीटा, यानी उतना ही रह जाएगा। इसलिए बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा। अब हमने 360 बाई थीटा का मान निकाल के लाया कितना, 9। यानी जब उन दोनों के बीच 40 डिग्री का कोण बने तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 9। अच्छा, ये सभी से आप स्पष्ट हो रहे हैं कि इन दोनों के बीच कोण जितना कम होता है प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा बन रहे हैं। अभी हमने 90 डिग्री लिया, इसके पहले देखिए 90 डिग्री तो कितना प्रतिबिंब बना, 30 डिग्री। और जाहिर से बात है 40 डिग्री से 90 डिग्री ज़्यादा है कि नहीं। और अभी हमने क्या लिया था, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। कुछ देर पहले 50 डिग्री भी लिए थे, 60 डिग्री भी लिए। 60 डिग्री आप लेकर के कर सकते हैं। देखिए 60 डिग्री लिया था हमने, कितना बना था, 5। और जाहिर से बात है कि 9 से कम है कि नहीं। यानी दो बात स्पष्ट होता है यहाँ पर कि दोनों के बीच का कोण यदि घटे, यानी दो समतल दर्पण के बीच का बना कोण अगर घटता है तब प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ेगा। और यदि दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण बढ़ता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या घटेगी। उसको ध्यान देते देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं अपने भाषा में, देखिए तुरंत
तो देखिए इसको हमने अपने भाषाओं में लिख लिया। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, जो यदि दो आनत समतल दर्पण के बीच का बना कोण का मान जो अगर घटे, यानी दो जो समतल दर्पण है इसके बीच का कोण का मान यदि घटाते हैं तो उन दोनों दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ता है। अगर हम घटाते हैं तो इसमें जो बना प्रतिबिंब देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है, देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा था। अब देखिए ध्यान से, पूरा अच्छा से लिखा हुआ है कि यदि दो आनत समतल दर्पण के बीच का बना कोण का मान यदि बढ़े, यानी दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण का जो मान है वो यदि बढ़ता है तो देखिए क्या हो जाएगा, तो उन दोनों दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या घटेगा। यानी यदि थीटा का मान बढ़ता है, देखिए तीर का निशान देखिए ध्यान से ऊपर की ओर है, यदि थीटा का मान बढ़ता है तो n यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, घटेगा। दोनों के बीच बने कोण का मान यदि आप बढ़ाते हैं तो उन दोनों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, घटेगा। दूसरा बात क्या है, इसके विपरीत हो जाएगा। यदि आप थीटा का मान को कम करते हैं तो n जो है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। उसी को भाषा में देखे लिखे कि यदि दोनों समतल दर्पण के बीच बना कोण का मान घटता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा का मान आप घटाइए, प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ेगा। थीटा का मान यदि आप बढ़ाइए तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, घटेगा। बस ये जाहिर से बात है ना। अरे जितना क्लोज, जितना दोनों कज रहेगा उतना ज़्यादा टकराएगा प्रतिबिंब बनेगा। और जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ये दोनों में टकराएगा कम, तो कम बनेगा प्रतिबिंब। बस यही होता है समय के लिए। तो आशा करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो हो बहुत आप मस्ती की होंगे, इसमें बहुत मज़ा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बस धन्यवाद, ओके।